हेलो फ्रेंड्स, आई एम तनीषा एंड आप पढ़ रहे हैं भारती क्लासेस पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। इसमें बताया गया है कि जो एनी फ्रैंक है उनका जन्म 12 जून 1929 को हुआ था और उनकी डेथ लगभग फरवरी या मार्च में 1945 के आसपास हुई थी। और वो एक जर्मन बोर्न जूइश गर्ल थी। जूइश वहाँ के धर्म का नाम है। और उन्होंने अपनी ये डायरी तब लिखी थी जब वो हिडिंग यानी कि छिपी हुई थी अपनी फैमिली और 4 फ्रेंड्स के साथ एम्स्टर्डम में। जब वो छिपी हुई थी, वो क्यों छिपी हुई थी? क्योंकि वहाँ पे जर्मन ऑक्यूपेशन हो गया था। जो जर्मन लोग थे उन्होंने कब्ज़ा कर लिया था नीदरलैंड पर ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान जर्मनी ने नीदरलैंड्स पर कब्ज़ा कर लिया था और उनकी फैमिली को एम्स्टर्डम जाना पड़ा, मूव ऑन करना पड़ा एम्स्टर्डम में। और जो नाजीज थे उन्होंने पावर गेन करी जर्मनी में और उन्होंने नीदरलैंड पर भी अपना कब्ज़ा कर लिया। और उन्होंने जूइश पॉपुलेशन पर बहुत सारे अत्याचार किए हैं वहाँ पे। इसीलिए इन सभी चीज़ों के चलते जो एनी फ्रैंक है और उनको अपनी फैमिली के साथ छिपना पड़ा, क्योंकि वो भी जूइश पॉपुलेशन के अंडर ही आते थे। तो उन्होंने जुलाई 1942 में अपने फादर ओटो फ्रैंक के ऑफिस बिल्डिंग में छुपे वो। और छुपने के 2 साल बाद जब वो हिडिंग प्रोसेस में ही थे, छुपे हुए ही थे, तो द ग्रुप वाज बिट्रेड, यानी कि जो उनके ग्रुप में जितने लोग छुपे हुए थे उनमें से किसी एक ने धोखा दिया। और फिर उसके बाद मतलब बता दिया गया नाजीज़ को कि वो वहाँ पे छुपे हुए हैं, जिसके बाद उन्हें कंसंट्रेशन कैंप ले जाया गया। और वहाँ पे कंसंट्रेशन कैंप में एनी फ्रैंक के साथ बहुत सारे अत्याचार किए गए और जिसकी वजह से एनी फ्रैंक की मृत्यु हो गई वहाँ पे। और ऐसा ही कुछ हुआ उसकी बहन एनी फ्रैंक की बहन मार्गोट फ्रैंक के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। और उनके फादर ओटो फ्रैंक ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे उस ग्रुप में से जो सरवाइव कर गए, जो कंसंट्रेशन कैंप के अंदर जाने के बावजूद कंसंट्रेशन कैंप से बचकर वापस लौटे। एनी फ्रैंक के पिता ओटो फ्रैंक ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति बचे थे उस ग्रुप में, बाकी सब को मार दिया गया था। उसके बाद उनके पिता एम्स्टर्डम में वापस आते हैं और उन्हें अपनी बेटी की वो डायरी जो वो लिखती थी वो वहाँ पर महफूज मिलती है, जिससे वो क्या सोचते हैं कि ये तो एक यूनिक रिकॉर्ड है। और वो अपनी बेटी की इस डायरी को क्या कराते हैं, इंग्लिश में पब्लिश कराते हैं। किस नाम से? द डायरी ऑफ यंग गर्ल। इस नाम से वो अपनी बेटी की इस डायरी को इंग्लिश में पब्लिश कराते हैं। ये डायरी एनी फ्रैंक को उनके 13 बर्थडे पर गिफ्ट करी गई थी, जिसमें उन्होंने 12 जून 1942 से लेकर 1 अगस्त 1944 तक का डेटा लिखा हुआ था। उनकी लास्ट एंट्री 1 अगस्त 1944 की ही थी इस डायरी में। इवेंचुअली ट्रांसलेट, और इसको ओरिजिनल डच लैंग्वेज में लिखा हुआ था और जिसको बहुत सारी लैंग्वेजेस में इसको ट्रांसलेट करा गया। और फिर ये सबसे मोस्ट वाइडली रीड बुक्स वर्ल्ड की, यानी कि ये सबसे फेमस बुकों में से एक बन गई धीरे धीरे, क्योंकि देखो। और फिर इस पे सेवरल फिल्म्स, टेलीविजन्स, थिएट्रिकल प्रोडक्शंस और ओपेरा बेस्ड भी इस पे बनाए गए इस डायरी पे। और इसमें एनी फ्रैंक का मैच्योर माइंडसेट और क्रिएटिव माइंडसेट दिखाया गया है कि वो लड़की जो सिर्फ 13 साल की थी वो कितनी मैच्योर थी और कितनी क्रिएटिव थी। उसने कितनी मतलब अच्छे तरीके से इस डायरी को लिखा है। और डायरी हमें क्या बताती है, उस समय जब एनी फ्रैंक और उसकी फैमिली छिपी हुई थी उस समय नाजीज कैसे अत्याचार कर रहे थे लोगों पर, नीदरलैंड के लोगों पर, और क्या चल रहा था वहाँ पे, वो सब सिचुएशन वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान की सिचुएशन एनी फ्रैंक की डायरी में हमें पता चलती है। ठीक है। और एनी फ्रैंक वन ऑफ द मोस्ट रिनाउड, यानी कि एक रिनाउड होता है प्रसिद्ध, यानी कि एनी फ्रैंक सबसे प्रसिद्ध होलोकास्ट विक्टिम्स में से एक बन गई थी उस समय, क्योंकि
होलोकास्ट विक्टिम्स यानी कि जिन्हें कंसंट्रेशन कैंप में ले जाकर जिन पर अत्याचार किए जाते थे, विक्टिम, ठीक है, उनमें से फेमस थी सबसे ज़्यादा, एनी फ्रैंक बन गई थी इस डायरी के बाद। राइटिंग इन अ डायरी इज़ अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी। अब यहाँ पर एनी फ्रैंक अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हुए कहती है कि भाई डायरी में लिखना मेरे जैसी लड़की के लिए एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस था, एक नया अनुभव, एक अजीब सा अनुभव था। नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनी थिंग बिफोर, इसलिए नहीं कि मैंने कभी कुछ पहले लिखा नहीं था, बट इसीलिए बट ऑल्सो बिकॉज इट सीम्स टू मी डैट लेटर ऑन नीदर आई नॉर एनी वन एल्स विल बी इंटरेस्टेड इन द म्यूजिंग्स ऑफ अ 13 ईयर्स ओल्ड स्कूल गर्ल। क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं सोच रही थी कि भाई 13 ईयर ओल्ड गर्ल, मेरे जैसी 13 ईयर ओल्ड स्कूल गर्ल की ऐसी डायरी कौन ही पढ़ना चाहेगा, कौन ही इंटरेस्टेड होगा मेरी 13 ईयर ओल्ड गर्ल की ये डायरी पढ़ने में, कौन ही इंटरेस्टेड होगा। ओ वेल इट डजेंट मैटर। फिर वो सोचती है कि मेरे लिए मैटर नहीं करता कोई इंटरेस्टेड हो या ना, बट मैंने फील करा, आई फील लाइक राइटिंग, मैंने मतलब मुझे लगा कि मुझे लिखना चाहिए, तो मैंने लिखना शुरू कर दिया। आई हैव इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट, और मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपनी जो चेस्ट पे ये इतना सारा बोझ लेके मैं घूम रही हूँ, जो मेरे मन में इतने सारे विचार हैं, उनको बाहर निकालने की मेरे को ज़रूरत है। इसलिए मैंने डायरी लिखना शुरू किया। मैं अपने थॉट्स से बाहर निकलना चाहती हूँ, इसको किसी को बताना चाहती हूँ, तो मैंने डायरी में लिखना शुरू कर दिया उस चीज़ों को। पेपर हैव मोर पेशेंस देन पीपल। फिर एनी फ्रैंक कहती है कि जो पेपर होता है, जो कागज़ का टुकड़ा होता है, उसमें ज़्यादा पेशेंस, ज़्यादा धैर्य होता है लोगों के कंपैरिजन में। लोग हमारी बात इधर उधर भी कर देते हैं, वो हमारी बात ध्यान से सुनेंगे भी नहीं, ना वो हमारी फीलिंग्स को फील कर पाएंगे, और वो कम एंड जो पेपर है वो कभी कंप्लेन नहीं करेगा, वो चुपचाप हम जैसा भी उसमें लिखेंगे वो उस चीज़ को लिख लेगा। आई थॉट ऑफ दिस सेइंग ऑन one of those days when I was feeling a little depressed and I was sitting at home in my chin in my hand with my chin in my hand। फिर एनी फ्रैंक कहती है कि मैं उस दिन के बारे में सोचती हूँ जब मैं थोड़ा डिप्रेस्ड फील कर रही थी और अपने घर पे बैठी थी, अपनी जो चिन है उसको हाथ में लिए हुए, जैसे हम क्लासरूम में बैठ जाते हैं जब हम बोर हो जाते हैं, और मैं बोर हो रही थी और मैं ये सोच रही थी कि मैं घर में रहूं अंदर या बाहर चली जाऊं। फिर मैं अंदर ही रह गई। आई फाइनली स्टेड, मैं जहाँ थी वहीं बैठी रह गई अपने विचारों में, ब्रूडिंग यानी विचारों में। येस, पेपर डज हैव मोर पेशेंस। हाँ, जो कागज़ होता है, पेपर होता है, उसमें ज़्यादा धैर्य होता है, ज़्यादा पेशेंस होता है, वो हमारी बातें सुनता भी है और किसी को बताता भी नहीं है। एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनी वन एल्स रीड दिस टफ बैग्ड नोटबुक ग्रांडली रेफर्ड टू एज ए डायरी, और जिसे मैं डायरी कहती हूँ वो स्टिफ्ड बैग्ड नोटबुक, ये डायरी को ही बोल रही है यहाँ पे, मैं उसको किसी को पढ़ने नहीं दूंगी। आई एम नॉट प्लानिंग, मतलब मैं ऐसा प्लान नहीं कर रही हूँ कि मैं इसको किसी को भी पढ़ने दूँ। फिर वो कहती है जब तक अनलेस आई शुड एवर फाइंड अ रियल फ्रेंड, जब तक मैं एक सच्चा दोस्त नहीं ढूंढ लेती तब तक तो मैं किसी को ऐसा प्लान नहीं कर रही हूँ कि किसी को मैं अपनी डायरी पढ़ने दूंगी। वो नहीं चाहती कि उसकी ये डायरी कोई भी पढ़े। इट प्रोबेबली वॉन्ट मेक ए बिट ऑफ डिफरेंस, पर मुझे लगता है कि इससे कुछ ज़्यादा डिफरेंस आने नहीं वाला है, कुछ नहीं बदलेगा शायद, वो ऐसा सोचती है। वो सोचती है कि शायद उसे नहीं मिलेगा रियल फ्रेंड, और जो है वही रहेगा, कुछ बदलेगा नहीं। नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट दैट prompted me to keep a diary in the first place. I don't have a friend। फिर वो कहती है कि मैं फर्स्ट प्लेस पर, उसी पॉइंट पर वापस आती हूँ कि मैंने डायरी लिखना क्यों शुरू करा। मैं बताती हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई फ्रेंड नहीं था। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, सिंस नो वन विल बिलीव मी डेट ए 13 year old गर्ल इज़ कम्प्लीटली अलोन इन दिस वर्ल्ड। फिर वो कहती है कि मैं और ज़्यादा क्लियर कर देती हूँ ये तुम्हारे लिए, कोई भी नहीं सोचेगा, कोई भी यकीन नहीं करेगा कि एक 13 year old गर्ल वो कम्प्लीटली अलोन है इस संसार में, इस वर्ल्ड में। कोई नहीं मानेगा कि 13 year old गर्ल अकेली है।
इस संसार में, और मैं हूँ भी नहीं। हालांकि मेरे पास रियल फ्रेंड नहीं है, बट आई एम नॉट अलोन, क्योंकि मेरे पास लविंग पेरेंट्स है, 16 ईयर ओल्ड एक मेरी सिस्टर है, और 30 पीपल हैं जिन्हें मैं फ्रेंड बोलती हूँ। आई हैव अ फैमिली, लविंग आंट्स एंड अ गुड होम, और मेरे पास लविंग आंट्स आंटियाँ भी है, बहुत ज़्यादा प्यारी प्यारी, और एक अच्छा घर भी है मेरे पास। ऊपर से देखे तो मेरे पास सब कुछ है, लेकिन शायद एक सच्चे दोस्त की मेरे ज़िंदगी में कमी है अभी भी। ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विद फ्रेंड्स इज़ हैविंग अ गुड टाइम। जब भी मैं अपने दोस्तों के साथ होती हूँ, मैं बस एक ही चीज़ चाहती हूँ, एक ही चीज़ के लिए एफर्ट्स लगाती हूँ, जो कि है हैविंग ए गुड टाइम, कि एक गुड टाइम मिले मेरे को अपने फ्रेंड्स के साथ। आई कंट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनी थिंग बट ऑर्डनरी एवरी डे। मैं उनको अपनी सारी बातें नहीं बता पाती हूँ, मैं ऑर्डनरी बिहेव करती हूँ उनके साथ, मैं उनको अपनी सारी बातें नहीं बता पाती हूँ। वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर, मैं उनको ज़्यादा क्लोज नहीं होने देती हूँ अपने, एंड दैट्स द प्रॉब्लम। और मेरे में यही जो है मेरी प्रॉब्लम है। मे बी इट्स माई फॉल्ट दैट वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर, और ये शायद मेरा फॉल्ट है, मेरे अंदर कमी है कि मैं उन पर ट्रस्ट नहीं कर पाती हूँ, और हम एक दूसरे को अपनी पर्सनल बातें नहीं बता पाते हैं। ट्रस्ट इशू इन एनी केस, दैट्स जस्ट हाउ थिंग्स आर, बट ऐसे ही है, जैसी चीज़ें हैं वो ऐसे ही हैं, एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लायबल टू चेंज, और शायद ये कभी ना बदल सके, क्योंकि मेरा बिहेवियर ही ऐसा है। दिस इज वाई आई विल स्टार्टेड द डायरी, और इसीलिए मैंने डायरी लिखना शुरू किया, क्योंकि डायरी को मैं अपना ट्रू फ्रेंड बना सकती हूँ। टू एनहेंस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन। ये लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड यहाँ पर अपनी डायरी को कह रही है कि मैं अपनी इमेजिनेशन में इसे अपना दोस्त मान सकती हूँ, एंड आई डोंट वॉन्ट टू जोट डाउन द फैक्ट्स इन द डायरी द वे मोस्ट पीपल वुड डू। और मैं सब कुछ फटाफट जो भी मन में आए वो डायरी में लिखना प्रेफर नहीं करती हूँ, जैसे कि बहुत सारे लोग करते हैं कि जो भी मन में आए सब कुछ लिख दिया। नहीं, फिर वो कहती है बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड, पर मैं चाहती हूँ कि ये डायरी मेरा फ्रेंड बने, एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी, और मैं अपने इस दोस्त का नाम रखती हूँ किटी। Since no one would understand a word of my stories to Kitty, if I were to plunge right in, I'd bet provide a brief sketch of my life as much as I dislike doing so. अब यहाँ पर एनी फ्रैंक कहती है कि हालांकि कोई भी अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, कोई नहीं समझ सकता एक वर्ड भी मेरी स्टोरीज़ का जो मैं किटी में लिखती हूँ, अपनी डायरी में लिखती हूँ, एंड मेरे को अपनी डायरी में एक अपना ब्रीफ स्केच लिखना होगा अपनी लाइफ का, जो कि मैं पसंद नहीं करती, क्योंकि मैं अपने सारी बातें बताना किसी को पसंद नहीं करती, लेकिन मुझे अपनी डायरी में ये चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। मेरे को अपनी डायरी को एक ब्रीफ स्केच अपनी लाइफ का देना पड़ेगा। माई फादर द मोस्ट अडोरेबल फादर आई विल एवर सीन। मेरे पिता जो हैं वो सबसे प्यारे पिता हैं, मोस्ट अडोरेबल फादर हैं। डिडंट मैरी माई मदर अंटिल ही वॉज 36 एंड शी वॉज 25। और जब मेरे पिताजी ने मेरी माता जी से शादी करी थी तो मेरे पिताजी 36 ईयर ओल्ड थे और मेरी माता 25 ईयर ओल्ड थी जब उन दोनों की शादी हुई। माई सिस्टर मार्गोट वॉज बोर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी इन 1926। और जो मेरी सिस्टर है मार्गोट, वो फ्रैंकफर्ट में पैदा हुई थी, फ्रैंकफर्ट में पैदा हुई थी जर्मनी में 1926 में। आई वॉज बोर्न ऑन 12 जून 1929 और मैं 12 जून 1929 को पैदा हुई थी। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4। और जब तक मैं 4 साल की थी तब तक मैं फ्रैंकफर्ट में ही रही हूँ। माई फादर एमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933 और 1933 में मेरे पिताजी हॉलैंड चले गए थे। माई मदर एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक वेंट विद हिम टू हॉलैंड इन सितंबर। और मेरी माता जी एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक
वो भी मेरे पिताजी के पास हॉलैंड चली गई थी सितंबर में। वाइल मार्गोट एंड आई वर सेंट टू एशन टू स्टे विद आवर ग्रैंड मदर, जबकि मुझे और मेरी बहन मार्गोट को एशन भेज दिया गया था हमारी दादी माँ के पास, ग्रैंड मदर के पास रहने के लिए। मार्गोट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर, और मेरी बहन मार्गोट को भी मेरे माता पिता ने हॉलैंड में दिसंबर को बुला लिया था। वो भी दिसंबर में हॉलैंड चली गई थी मेरे माता पिता के पास। एंड आई फॉलोड इन फेब्रवरी, और मुझे फेब्रवरी में बुलाया गया। मैं फेब्रवरी में हॉलैंड गई थी अपने माता पिता के पास। When I was plunked down on the table as a birthday present for Margot, और मेरे को मेरी बहन मार्गोट के बर्थडे प्रेजेंट के रूप में वहाँ पे बुलाया गया था। मार्गोट को सरप्राइज़ देने के लिए मेरे को हॉलैंड बुलाया गया था। ये कह रही है एनी फ्रैंक। आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मोंटेसरी नर्सरी स्कूल। आई स्टेड देयर अंटिल आई वॉज 6, और मेरे को फिर मोंटेसरी नर्सरी स्कूल में भेज दिया गया, और मैं वहाँ पर जब तक 6 साल की नहीं हुई तब तक मैं वहाँ पर पढ़ी, वहाँ रही। एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म। इन द 6th फॉर्म माई टीचर वॉज मिसिज क्यूफिरस द हेड मिस्ट्रेस। एंड मैं वहाँ से फर्स्ट फॉर्म से लेके, यानी कि पहली क्लास से लेके, फर्स्ट क्लास से लेके 6th क्लास तक मैं वहाँ पे पढ़ी, और मेरी एक टीचर थी मिसिज क्यूफिरस, जो कि हेड मिस्ट्रेस थी, जिन्होंने मुझे 6th क्लास में पढ़ाया था, 6th फॉर्म में पढ़ाया था। एट द एंड ऑफ द ईयर वी वर बोथ इन टीयर्स एज वी सेड ए हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल। और जब साल ख़त्म होने वाला था, मेरी 6th क्लास ख़त्म होने वाली थी, तब मुझे उस स्कूल से जाना पड़ेगा, मैं जानती थी। और मैं और मेरी टीचर, हम दोनों आंसू बहा रहे थे एक दूसरे से अलविदा लेने के लिए, और ये हमारे लिए एक हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल था, हार्ट ब्रेकिंग अलविदा था, क्योंकि हम दोनों में से कोई नहीं चाहता था एक दूसरे से अलग होना। इन द समर ऑफ 1941 ग्रैंडमा फेल इल एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन। और 1941 में जो मेरी दादी माँ है वो बीमार हो जाती हैं और उनका एक ऑपरेशन होता है। सो माई बर्थडे पास्ड विद लिटिल सेलिब्रेशन। तो मेरा बर्थडे भी चला जाता है, लेकिन उस पर हम ज़्यादा कुछ सेलिब्रेशन नहीं करते हैं, क्योंकि मेरी दादी माँ बीमार थी और उनका अभी ऑपरेशन हुआ था। ग्रैंड माँ डाइड इन जनवरी 1942, और मेरी दादी जनवरी 1942 में चल बसी, यानी कि उनकी मृत्यु हो जाती है। नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर। कोई नहीं जानता कि मैं उनके बारे में कितना सोचती थी और मैं उनसे कितना प्यार करती हूँ। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 वॉज इंटेंडेड टू मेक अप फॉर द अदर। इसके बाद एनी फ्रैंक बताती है कि 1942 में एनी फ्रैंक का बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि 1941 में उनका बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट नहीं किया गया था, क्योंकि उनकी दादी बीमार थी और उनका ऑपरेशन हुआ था उस दौरान और उसके वजह से उनका 1942 में बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है। और वो एक कैंडल अपनी दादी के लिए भी जलाकर साइड में रखते हैं बाकी सभी कैंडलों के साथ। और फिर वो बताती है द 4 of us are still doing well and that brings me to the present date of 20 June 1942 एंड द सोल्न डेडिकेशन ऑफ माई डायरी। और फिर वो बताती है कि हम 4 आज भी अच्छे हैं और अच्छे से कर रहे हैं सब कुछ। और वो प्रेजेंट डेट बताती है, जब वो ये बातें बता रही है 20 जून 1942, और वो बताती है कि आज से मैं अपनी ये डायरी शुरू करने जा रही हूँ। किटी आवर एंटायर क्लास इज क्वेकिंग इन इट्स बूट्स, यानी कि डियर किटी, हमारी पूरी क्लास के नीचे से जैसे पैरों तले ज़मीन खिसक गई हो, ऐसा लग रहा था। द रीज़न ऑफ कोर्स इज़ द फोर्थ कमिंग मीटिंग इन विच द टीचर्स डिसाइड हु विल मूव अप टू द नेक्स्ट फॉर्म और हु विल बी केप्ट बैक। और रीज़न ये था, जो फोर्थ कमिंग मीटिंग थी टीचर्स की, यानी कि फोर्थ कमिंग यानी होने वाली टीचर्स की होने वाली मीटिंग, जिसमें वो डिसाइड करेंगे कि कौन अगली क्लास में जा रहा है और कौन इसी सेम क्लास में रहने वाला है। हाफ द क्लास इज़ मेकिंग बेट्स, और आधी क्लास तो शर्तें लगा रही थी। Gianna and I laugh ourselves
silly at the two boys behind us. जीएन यहाँ पर एनी की दोस्त है, वो कहती है कि जीएन और मैं जो है हम हंसते हैं और हमारे पीछे जो दो लड़के बैठे होते हैं उन पर हम हंस रहे हैं. सीएन एंड जैक्विज हु हैव स्टॉक्ड देयर एंटायर हॉलीडे सेविंग ऑन देयर बैट. और उनके पीछे जो लड़के बैठे होते हैं उनका नाम होता है सीएन एंड जैक्स. और वो बताते हैं कि वो दोनों क्या कर रहे हैं, अपनी पूरी हॉलीडे की जो सेविंग्स उन्होंने कर रखी थी, पैसे बचाए हुए थे, वो शर्त में वो लगा रहे हैं. फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट इट्स यू आर गोइंग टू पास, नो आई एम नॉट, येस यू आर, नो आई एम नॉट. वो कह रहे हैं, उनमें से एक कह रहा है कि मॉर्निंग से नाइट तक वो यही बात कर रहे हैं कि तुम पास होने वाले हो. फिर वो कहता है कि नहीं मैं नहीं हो रहा हूँ. यानी कि एक दोस्त कह रहा है कि तुम पास हो जाओगे और वो कह रहा है कि नहीं मैं नहीं हो पाऊँगा पास. Even J.S. pleading glances and my angry outbursts can't calm them down. और फिर वो कहती है एनी फ्रैंक कि जो मेरी फ्रेंड है जीएन, वो भी उन्हें प्रार्थना करती है, प्लेड करती है कि भाई तुम चिंता मत करो, लेकिन और वो समझते नहीं है और फिर मेरा भी गुस्सा उन पर निकलता है, तब भी वो मानते नहीं है. इफ़ यू आस्क मी देयर आर सो मैनी डमीज डेट अबाउट ए क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक. और एनी फ्रैंक कहती है अगर तुम मुझसे पूछो तो मैं तुम्हें बताती हूँ कि 25% ऑफ स्टूडेंट्स जो मेरी क्लास के हैं वो डमीज है, पागल है, और उन्हें इसी क्लास में रखना चाहिए. बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन द अर्थ. बट एनी फ्रैंक कहती है कि जो टीचर्स है वो अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर्स है इस अर्थ पे, उनका नहीं पता वो किससे पास करेंगे और किसको रखेंगे. तो वी कांट डिसाइड अबाउट दैट. आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्ल फ्रेंड्स एंड माई सेल्फ. अब एनी फ्रैंक कहती है कि जो मेरी सहेलियाँ हैं मैं उनको लेकर और अपने आप को लेकर चिंतित नहीं हूँ. वी विल मेक इट, मुझे पता है कि हम पास हो जाएंगी, हम कर लेंगी. द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज़ मैथ. बस एक ही सब्जेक्ट की हमें चिंता है जिसके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ, वो है मैथ. एनीवे ऑल वी कैन डू इज़ वेट. बट एनीवे हम कुछ कर नहीं सकते, हम कुछ कर सकते हैं तो वो है वेट करना डिसीज़न का. अनटिल देन वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लूज़ हर्ट. और जब तक हम एक दूसरे को कहते हैं कि अपना दिल छोटा मत करो, सब ठीक रहेगा. आई गेट अलॉन्ग प्रीटी वेल विद ऑल माई टीचर्स. देर आर 9 ऑफ देम, 7 मैन एंड 2 वुमेन. अब वो कहती है कि वैसे तो मेरी सभी टीचर्स के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, बट एंड उनमें से हमारे 9 टीचर्स हैं, उनमें से 7 जो टीचर्स हैं वो मैन हैं और 2 वीमेन हैं. मिस्टर कीजिंग द ओल्ड फुगी हु टीचेस मैथ वॉज अनॉयड विद मी फॉर एजेस बिकॉज आई टॉक सो मच. अब एनी फ्रैंक कहती है कि जो मिस्टर कीजिंग है वो ओल्ड फुगी यानी कि ओल्ड फैशन है, और वो हमें क्या पढ़ाते हैं, मैथ पढ़ाते हैं. और वो उनकी मेरी कुछ लंबे समय से नहीं बन रही है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बातें करती हूँ जो कि उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है क्लास के दौरान. आफ्टर सेवरल वार्निंग्स ही असाइंड मी एक्स्ट्रा होमवर्क. और मुझे बहुत ज़्यादा वार्निंग भी देते हैं जब मैं क्लास में बोलती हूँ. मिस्टर कीजिंग मुझे बहुत ज़्यादा वार्निंग देते हैं चुप होने के लिए, बट मैं नहीं होती हूँ, इसलिए वो मेरे को एक्स्ट्रा होमवर्क भी देते हैं. An essay on the subject a chatterbox. What can you write about that? I'd worry about that later. I decided. उन्होंने मेरे को एक ऐसे दिया एक चैटरबॉक्स सब्जेक्ट पे. चैटरबॉक्स यानी कि जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं, उस पे उन्होंने इस टॉपिक पे मुझे ऐसे लिखने के लिए कहा और कहा कि तुम इस पे क्या लिख सकती हो. और मैंने सोचा मैं क्या लिख सकती हूँ इस पे, और आई वॉज वरीड अबाउट, मैंने इस पे चिंतित भी हुई. फिर मैंने डिसाइड करा. आई जोटेड डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक. फिर मैंने क्या किया, अपनी नोटबुक में इस टाइटल को लिख लिया. टक्ड इट इन माई बैग एंड ट्राइड टू कीप क्वाइट. फिर मैंने इसे अपनी नोटबुक में लिख लिया इस टाइटल को, और फिर उसे अपने बैग में डाल दिया नोटबुक को, और फिर मैं कीप क्वाइट यानी कि चुप बैठने की मैंने कोशिश करी. दैट इवनिंग आफ्टर आई हैड फिनिश्ड द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क द नोट अबाउट द ऐसे कॉट माई आई. जब मैंने शाम को अपना सारा होमवर्क कंप्लीट कर लिया तो उस ऐसे के नोट ने मेरी आंखों के सामने वो ऐसे का टाइटल आया. आई बिगन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट वाइल च्यूइंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन. फिर मैंने उसके बारे में सोचना शुरू करा
जब मैं अपना पेन जो है, मेरा फाउंटेन पेन को मैं अपने दांतों तले चबा रही थी। Anyone could ramble and leave big spaces between the words, but the trick was to come up with convincing arguments to prove the necessity of talking. अगर कोई और होता तो वो क्या करता, मतलब बड़े बड़े अक्षर लिखता और बहुत ज़्यादा गैप छोड़ता जिससे पेज ज़्यादा भरते और जल्दी उसका काम निपट जाता। लेकिन ये ट्रिक मैंने सोचा मैं ये ट्रिक नहीं लगाऊंगी, मैं ऐसी कुछ कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स रखूंगी उनके सामने जिससे वो समझे नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग। मैं प्रूव करूंगी कि भाई बोलना भी ज़रूरी होता है क्लास के दौरान। ठीक है। आई थॉट एंड सडनली आई हैड एन आइडिया। आई रोट द 3 पेजेस मिस्टर कीजिंग हैड असाइंड मी एंड वॉज सेटिस्फाइड। फिर मैंने क्या करा, मैंने बहुत ज़्यादा सोचा एंड फिर मैंने क्या करा, मैंने बहुत ज़्यादा सोचा और फिर अचानक से मेरे दिमाग में एक ख्याल आता है, एक आइडिया आता है। मैंने 3 पेजेस लिख दिए उस असाइनमेंट, उस एसे पे जो मिस्टर कीसिंग ने मुझे दिया था लिखने के लिए। आई आर्ग्यूड दैट टॉकिंग इज़ ए स्टूडेंट्स राइट एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल। और उसमें मैंने उसमें आर्ग्यू करा कि जो टॉकिंग है वो स्टूडेंट के लक्षण होते हैं, क्लास के दौरान बात करना स्टूडेंट में लक्षण होते हैं, ये चीज़ें कॉमन है। एंड मैं अपनी ओर से बेस्ट करूँगी इसको अपने कंट्रोल में रखने के लिए, बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ द हैबिट सिंस माई मदर टॉक्ड एज मच एज आई डिड इफ़ नॉट मोर। फिर इसके बाद एनी फ्रैंक कहती है, लेकिन मैं चाहकर भी अपनी इस बीमारी को दूर नहीं कर सकती क्योंकि मुझे ये आदत मेरी मम्मी से है। वो भी बहुत ज़्यादा बातें करती है, बहुत ज़्यादा बोलती है एंड मैं उन पे ही गई हूँ। एंड दैट देयर इज़ नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्राइट्स। एंड फिर एनी फ्रैंक कहती है कि आप जेनेटिक प्रॉब्लम्स को लेकर तो हम अब कुछ कर नहीं सकते, ये मेरे अंदर जेनेटिक है, मेरी मदर से जेनेटिक आई है मेरे अंदर ये बोलने वाली खूबी, ज़्यादा बोलने वाली। मिस्टर किसिंग had a good laugh at my arguments, but when I proceeded to talk my way through the next lesson, he assigned me a second essay. मिस्टर किसिंग इस बात पर बहुत ज़्यादा हंसते हैं और जब मैं नेक्स्ट लेक्चर में भी ऐसे ही करती हूँ तो वो मुझे फिर से एक और सेकंड ऐसे दे देते हैं। दिस टाइम इट वॉज सपोज्ड टू बी ऑन एन इनकरेजिबल चैटर बॉक्स। अब वो मुझे ऐसे देते हैं, उसका टॉपिक था एन इनकरेजिबल चैटर बॉक्स, यानी कि इनकरेजिबल जैसे ठीक नहीं किया जा सकता, यानी कि एक ऐसी चैटर बॉक्स बोलने वाला, एक ऐसी बोलने वाला जिसको ठीक ही नहीं करा जा सकता। आई handed it in and Mr. Kissing had nothing to complain about for 2 whole lessons। और फिर मैंने इस पे भी उनको ऐसे लिख कर दे दिया और इतना अच्छा लिख कर दिया कि उन्होंने मुझे फिर 2 लेक्चर और परेशान नहीं करा बोलने के ऊपर कि मैं बोलती हूँ हर लेक्चर में। However, during the 3rd lesson he had finally had enough। और जब तीसरे लेसन में भी मैं चुप नहीं होती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा बातें करती हूँ और फिर उनके सब्र से बांध टूट जाता है और वो फिर से मुझे क्या करते हैं, पनिश करते हैं। एनी फ्रैंक एज पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन क्लास राइट एन ऐसे एंड टाइटल्ड क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। अब वो मुझे तीसरा ऐसे भी दे देते हैं क्योंकि मैं नहीं मानती हूँ, मैं फिर से बोलने लग जाती हूँ क्लास के दौरान, तो वो मुझे पनिशमेंट के तौर पर तीसरा ऐसे देते हैं जिसका टाइटल है क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। उसके बाद एनी फ्रैंक बताती है, द क्लास रोल्ड आई हैड टू लव टू थ्रो आईड नियरली एग्जॉस्टेड माई ingenuity ऑन द टॉपिक ऑफ चैटरबॉक्सेस। इसके बाद एनी फ्रैंक कहती है, क्लास बहुत ज़्यादा मुझ पर हंसती है, मुझे भी हंसना पड़ता, हालांकि मैं हंसना नहीं चाहती थी क्योंकि मेरा ही मजाक बन रहा है, मैं तो एम्बेरस फील कर रही हूँ, बट फिर भी मुझे हंसना पड़ा। और उसके बाद मैं सोच रही थी मैं अब चैटर बॉक्स पे क्या लिखूंगी, मैंने सब कुछ तो लिख दिया है जो भी मेरे दिमाग में था, मैंने 2 ऐसों पर पूरे पेजेस भर दिए थे, अपने आइडियाज़ सारे लिख दिए थे, अब मैं क्या करूँ। इट वॉज टाइम टू कम अप विद समथिंग एल्स, समथिंग ओरिजिनल। और अब ये टाइम था कि मैं इसको एंड तक लेके जाऊँ, इसको ख़त्म ही कर दूँ कि मेरे को बोलने के लिए फिर से दोबारा
ये चीज़ें ना दी जाए और मुझे कुछ ओरिजिनल करना होगा, मुझे कुछ और करना होगा इसके लिए। अब माई फ्रेंड सेन who is good at poetry offered to help me write the essay from beginning to end in verses and I jumped for joy। अब इसके बाद एनी फ्रैंक कहती है कि मेरा जो फ्रेंड है सेन, वो बहुत अच्छा पोइट्री करता है और उसने मुझे हेल्प करने के लिए ऑफ़र किया और मैं खुशी से जंप करने लग जाती हूँ। और द ऐसे फ्रॉम द बिगनिंग टू एंड इन वर्सेस, उसने मेरे को वर्सेस यानी कि पोइट्री फॉर्म में ऐसे लिखवाया। मिस्टर किसिंग वॉज ट्राइंग टू play a joke on me with this ridiculous subject, but I'd make sure the joke was on him। अब एनी फ्रैंक कहती है कि मिस्टर किसिंग ने मेरे पे जोक मारा था, अब मैं उस जोक को पलट कर उन पर ही पलट दूंगी उस जोक को। I finished my poem and it was beautiful. It was about a mother duck and a father swan with 3 baby ducklings who were bitten to death by the father because they quacked too much. Luckily, Mr. Kissing took the joke the right way। अब यहाँ पर एनी फ्रैंक कहती है कि फाइनली मैंने अपनी पोएम फिनिश करी जिसमें सेन ने मेरी मदद करी, और वो जो पोएम मैंने लिखी वो बहुत ब्यूटीफुल थी। और उसमें क्या था, एक मदर डक होती है और एक फादर स्वैन होता है, ठीक है, बुगला कहते हैं जिसको, स्वैन, और उनके 3 बेबी डकलिंग्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा बोलते थे, इसलिए उनके पिता ने उन्हें काट काट कर मार दिया। ये पोएम एनी फ्रैंक ने लिखी और लकीली मिस्टर कीसिंग ने इसको राइट वे में लिया, ना कि नेगेटिव वे में, और इसको एक जोक के तौर पर समझा। उन्होंने इसको नेगेटिव वे में नहीं लिया। ही रीड द पोएम टू द क्लास एडिंग हिज ऑन कमेंट्स, और उन्होंने इस पोएम को पूरी क्लास को भी पढ़ के सुनाया और इस पे अपने कुछ कमेंट्स भी पास किए। एंड टू सेवरल अदर क्लासेस एज वेल। सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक एंड हैव नॉट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क। और इसके बाद उन्होंने मुझे कभी परेशान भी नहीं किया बोलने पर कि मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ क्लास के दौरान, और मुझे कोई एक्स्ट्रा होमवर्क भी उन्होंने नहीं दिया, असाइन नहीं किया। ऑन द कॉन्ट्रेरी मिस्टर किसिंग ऑलवेज मेकिंग जोक्स दीज डेज, बट ऑन द अदर हैंड वो आजकल क्या करते हैं, जोक मारते रहते हैं, हंसते रहते हैं, हंसाते रहते हैं। एंड दैट्स इट, यहीं पर हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। आई होप आप सबको ये चैप्टर पसंद आया होगा। यदि हाँ तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ हो सके तो, और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करा तो अभी कर ले। थैंक यू सो मच इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।